मृगमंडल बनाया था वो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। मिथुन की पाश्चात्य आकृति और भारतीय आकृति वो भी दिखाई दे रही है। और अभी राशियों के स्वरूप के साथ जो चित्र लगा हुआ है यह हाइड्रा का जो काली मंडल कहा जाता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गुरुजी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही जो आपकी? प्रमुख संज्ञाएं तो आपको अच्छा एक मिनट तो शायद हो सकता है बंद मैं देखता हूँ उसको। चलिए अभी देखिए नहीं गुरुजी। चलिए बाद में शेयर कर देंगे वो हो गई बात। आगे बढ़ते हैं हम उस समय का सदुपयोग करते हैं। चलिए तो मेषादि पुंयोषित मेषादि राशियों को क्रमशः पुरुष और स्त्री संज्ञा दी गई है। मतलब जितनी विषम राशियां हैं वो सब पुरुष राशियां कहला रही हैं और जितनी सम राशियां हैं वो सब स्त्री राशियां कहला रही हैं। तो मेष है, मिथुन है, सिंह है, ये राशियां आपकी पुरुष राशि और सम राशियां जो वृषभ हुई, कर्क हुई, ये सब स्त्री राशि कहला रही। इसके साथ एक और संज्ञा नीचे दी हुई क्रूर शुभ, क्रमशः क्रूर और शुभ भी मेष आदि राशियों में देखना है। तो जितनी पुरुष राशियां थी अर्थात जितनी विषम राशियां थी वो सब क्रूर कहला रही हैं और जितनी सम राशियां हैं वो सब कहला रही हैं सौम्य। तो पुरुष क्रूर और स्त्री सौम्य, इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। विषम राशियां क्रूर भी हैं और पुरुष भी कहला रही हैं। तो कई बार हम विचार करते हैं जैसे विवाह में मुहूर्त के विषय में चर्चा आई है, जो विवाह प्रकरण है मुहूर्त चिंतामणि का, तो वो मुहूर्त की बात बाद में करता है, पहले प्रश्न की बात करता है कि आपके पास कोई व्यक्ति आएगा वो विवाह संबंधी प्रश्न करेगा तो आप उत्तर क्या दोगे। तो वहां बात आती है कि अगर वो कन्या के विवाह को लेकर चिंतित है और उस समय उसने प्रश्न किया और आपने प्रश्न कुंडली निकाली, प्रश्न कुंडली अगर विषम राशि, विषम लग्न, विषम नवमांश अगर वहां पर प्राप्त होता है तो वर की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि विषम राशि पुरुष राशि कही गई। तो इस प्रकार से इन संज्ञाओं का प्रयोग हमारे फलित में, प्रश्न शास्त्र में, मुहूर्त शास्त्र में होता है। प्रागादि क्रियगो नृयुक्त कटक भान्येतानि कोणान्वितानि। अब प्रागादि राशियों को क्या करना है, तो इन्होंने कहा क्रमशः राशियां 4 बताई और उसके बाद आगे उनसे जो कोण राशियां हैं तो आप उस तरीके से देखिए ही मत। आप क्या करिए, जैसा हम प्लस का चिन्ह बना करके नक्शे पर ऊपर की ओर उत्तर बता करके करते हैं, तो वो क्रम बना करके और आप पूर्व दिशा में मेष राशि को रख दीजिए, फिर आप घुमा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार अपने आप आपको 1 5 9 नंबर की राशियां वो पूर्व दिशा की राशियां हो जाएंगी। इस क्रम से आप देखेंगे। अब ये दिशाओं को क्यों बताया गया है? कई बार हम बात करते हैं कि विवाह किस दिशा में होगा, भाग्योदय कौन सी दिशा में जाकर के होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों का समाधान करने के लिए हमें राशियों की दिशा जानना आवश्यक होता है। चर स्थिर तर द्वंद्वानितानि क्रमात्, और ये मेष आदि राशियां हैं उनको क्रमशः चर स्थिर द्विस्वभाव भी जाना जाता है। तो हम चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव इस प्रकार से करेंगे। तो 1 4 7 10 नंबर की जो राशियां हैं वो चर कहलाएंगी। 2 5 8 11 स्थिर हो जाएंगी और 3 6 9 12 नंबर की जो राशियां हैं वो द्विस्वभाव हो जाएंगी। चर, स्थिर और द्विस्वभाव, इन संज्ञाओं से आप क्या समझ पा रहे हैं? चर शब्द का अर्थ क्या, स्थिर शब्द का अर्थ क्या? जिनमें धैर्य जागा होता है। जी
जो थोड़ी धैर्यवान राशि होती है, जो सम ज्यादा रहती है। किसको, चर या स्थिर? स्थिर वाली। हाँ, चर का चर शब्द का अर्थ है चलने वाली, वो स्थिर नहीं है। स्थिर राशि स्थिरता को बता रही। द्विस्वभाव जिसके स्वभाव में द्वैत है, वो किसी भी तरफ ऊंट किसी भी करकट बैठ सकता है, इस प्रकार की जो बात है। अब इन संज्ञाओं का औचित्य क्या है? क्यों हमें चर स्थिर स्वभाव राशियां पढ़ाई जा रही हैं? कुछ कार्य होते हैं जो चलने वाले होते हैं, जैसे वाहन पर पहली बार बैठना। वाहन चलना चाहिए या वाहन स्थिर रहना चाहिए? चलना चाहिए। चलना चाहिए। तो इसलिए वाहन को पर जब आप पहली बार आरोहण करें, ये पहली ट्रिप पर निकले नए वाहन पर, तो हम वहां चर लग्न का प्रयोग करते हुए पाएंगे। प्राचीन आचार्य ऐसे स्थानों पर जो चर राशियां हैं उनका प्रयोग उत्तम बताते हैं। लेकिन अगर वही वाहन खरीदने की बात थी तो वाहन हमारा चोरी न हो जाए, हमारे पास ही रहे, वहां स्थिरता की बात है। तो क्रय में आप स्थिर लग्न का प्रयोग करिए। कोई और जैसे कोई जॉब है, उस प्रारंभ आप कर रहे हैं तो वहां स्थिरता बनी रहे। कोई दुकान प्रारंभ की है, वो हमारी बनी रहे। ऐसे में हम स्थिरता चाहते हैं, इसलिए जो स्थिर राशियों की लग्न है उनका प्रयोग करना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें न तो पूरी तरीके से चलना अच्छा है और न पूरी तरीके से स्थिर हो जाना। जैसे कि औषधि बस ऐसे ही जो काम चला हो जाए, वो काम करती ही नहीं हो रही है, तो क्या वो दवाई हमारे काम की होगी? बिल्कुल नहीं। दूसरा, दवाई ने फायदा तो किया लेकिन वो स्थिर होकर के रह गई, वो छूटती ही नहीं है। अब आप बिना दवाई के जीवन में आगे चल ही नहीं पाते। तो ऐसे स्थलों पे कहा कि भाई न चर का प्रयोग करो न स्थिर का प्रयोग करो, यहाँ स्वभाव लो कि वो एक टाइम तक वो सहयोग करे, उसके बाद उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाए। तो ऐसे दूसरा, कभी कभी प्रश्न आता है, जैसे आजकल तो हमारे पास मोबाइल है, तो हम दूर अमेरिका में बैठे व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं, वो क्या कर रहा है जान सकते हैं। लेकिन पुराने समय में जब कोई व्यक्ति बाहर जाता था, हमारे प्रश्न शास्त्र के ग्रंथों में प्रवास चिंताध्याय लिख दिया गया है कि वो प्रवासी से संबंधित अगर चिंता होती है तो उसका समाधान कैसे हम करें। तो अगर चर लग्न का प्रयोग वहां पर देखने में आता है, प्रवासी से संबंधित प्रश्न होने पर कि वो क्या कर रहा है आजकल। हमारे घर का कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ धंधा करने के लिए 2-3 साल हो गए, नहीं लौटा है, इस समय क्या कर रहा होगा। तो अगर वहां पर चर लग्न निकल के आती है तो हम कह सकते हैं कि भाई आपका जो प्रवासी है वो अभी यात्रा कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है। अगर स्थिर लग्न जी, गुरुजी लग्न क्या होता है? लग्न अभी प्रारंभ के रूप में तो हम ये मान लें कि जो कुंडली में हम 12 भाव बने हुए देखते हैं, तो उनमें जो प्रथम भाव है जहां से हमारी कुंडली में गिनती प्रारंभ होती है, मतलब वो जो 12 डिब्बों की ट्रेन है इंजन सहित, उसमें जो इंजन है वो लग्न है, सरल शब्दों में अभी के लिए। बाकी वो फिर एक खगोल के आधार पर लग्न क्या है वो चर्चा अलग है, उसको हम आगे करेंगे जो परिभाषाओं की बात करेंगे। तो मतलब पहला जो खाना होता है कुंडली में वो लग्न, पहला खाना लग्न है। सर वैसे मैं दूसरी बात भी बता देता हूँ, प्रश्न आ गया है। लगती थी लग्नम, जो लगने के कारण उसको लग्न कहा गया, तो कहाँ लग रही है? तो किसी भी घटना के समय पूर्वी क्षितिज पर उदित हो रही राशि लग्न कहलाती है। भाई हम सबको पता है कि 12 राशियां वो बनी हुई हैं पृथ्वी की कक्षा के सापेक्ष। कल यही बात हुई थी कि पृथ्वी की कक्षा को हमने सूर्य की कक्षा बताया था और उसको क्रांति वृत्त कहा। क्रांति वृत्त के ही आसपास के जो उसके उत्तर दक्षिण में रहने वाले कुछ तारे हैं, उनमें ही कहीं ना कहीं हमने राशि चक्र को देखा। नक्षत्रों की आकृति, राशियों की आकृतियां उन तारों के बीच में ही ली गई हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण
क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाएगी, तो पूरी 12 राशियां 24 घंटे में हमारे सर पे से, जैसे पहले खमध्य में कोई राशि दिखाई दे रही थी, तो वो लौट के आने में लगभग वो जितना पृथ्वी ने अपना एक चक्कर लगाया वहां पर आपको दिखाई दे जाएगी। मोटे तौर पे 2 घंटे की एक लग्न होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनके उदयमान सबके भिन्न भिन्न है। वो एक विस्तृत चर्चा है, कुछ वीडियो में लिंक शेयर करूंगा, उससे आप जान सकते हैं। तो हम जब क्षितिज पर देखते हैं तारों को, तो पूर्वी क्षितिज पर जो तारे हमें दिखाई दे रहे हैं वो जिस राशि के हैं तो उस समय की लग्न वही कहलाएगी। अगर मेष राशि के तारे आपको आपके पूर्वी क्षितिज पर दिखाई दे रहे हैं तो मतलब आपके यहाँ इस समय मेष लग्न चल रही है। यदि वृषभ के तारे वहां दिखाई दे रहे हैं तो वृषभ लग्न दिखाई दे रही है। तो और इसी प्रकार से जो हमारे सर के ऊपर जो जिस राशि के तारे दिखाई दे रहे हैं ख मध्य में, उसको दशम भाव कहा गया है। पश्चिमी क्षितिज पर अस्त होती राशि, उसको सप्तम भाव कहा गया है। और जो हमारे बिल्कुल पैरों के नीचे आएगी पाताल में जो राशि होगी उसको चतुर्थ भाव कहा गया। जी बोले, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मतलब 12 राशि जो होती है वही वही नाम लग्न में भी यूज होता है। हाँ, पूरी टोटल 12 लग्न, हर समय लग्न बदलती रहेगी। तो लग्न वास्तव में क्या है, वो किसी घटना के समय के आकाश का एक नक्शा है। हमारी जो कुंडली है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो पूर्वी की क्षितिज पर लगने वाली जो राशि थी उसको लग्न कहा गया। फिर उसके आधार पर हमने, जैसा भी मैंने कहा, दशम भाव का अर्थ क्या हुआ, खमध्य में स्थित राशि। तो आपकी जो जन्म कुंडली है, तो आपकी जो जन्म लग्न है बता रही है कि जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय अगर आप तुला लग्न के जातक हैं तो तुला लग्न के तारे वो आपके पूर्वी क्षितिज पर, उस आपके जन्म स्थल के पूर्वी क्षितिज पर विद्यमान थे। आपके दशम भाव में जो राशि है उसके तारे उस समय आपके मस्तक के ऊपर दिखाई दे रहे थे। 12 राशियों की जब बात कर रहे हैं हम, वो चंद्रमा के आधार पर कही जाती है कि चंद्रमा इस समय कौन सी राशि को भोग रहा है। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा किस राशि के तारों के बीच में हमें चलता दिखाई दे रहा है, तो वो तो हमारी राशि कहला रही है। और लग्न जो कहला रही है वो स्थान विशेष के लिए, घटना विशेष के लिए उसको देखा जाता है। कई ग्रंथों में कह दिया जाता है कि जन्म के समय जो राशि पूर्वी क्षितिज पर विद्यमान हो, अरे जन्म क्या, हम जब प्रश्न करते हैं तो वहां प्रश्न का विचार होता है विवाह में, विवाह लग्न हो जाती है। तो कोई भी घटना विशेष है उसके समय का आकाश का जो चित्र है उसमें पूर्वी क्षितिज पर जिस राशि के तारे लगे हुए हैं, जो धीरे धीरे उठ रहे हैं, उदित हो रही है जो राशि, उसको हम लग्न कह रहे हैं। तो मतलब तात्कालिक कुंडली के लिए। हाँ जी। अब चर्चा जो चर, स्थिर और द्विस्वभाव की कही कि प्रवासी को लेकर के बात आई। अगर स्थिर लग्न निकल के आती है तो कहीं रुका हुआ है वो व्यक्ति, हो सकता है उसने दुकान खोल ली हो 2 साल से, फिर वो अच्छा खासा कमाई करके फिर लौट के आए। द्विस्वभाव लग्न अगर निकल के आती है, वैसे पृष्ठ शास्त्र के ग्रंथों में चारों जो केंद्र भाव हैं उनसे अलग अलग विचारणीय विषय कहे गए। चतुर्विलग्नात् विलग्नात् मध्यात् प्रवासोस्तमयान निवृत्ति। लेकिन यहाँ मैं बार बार लग्न शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम जो अभी संबंध देख रहे हैं 1 4 7 10 का, तो अगर लग्न में चर राशि है तो केंद्र के चारों भावों में चर राशि ही होंगी। अगर लग्न में स्थिर राशि है तो केंद्र के चारों भावों में स्थिर राशियां होंगी, क्योंकि इनमें आपस में संबंध उसी प्रकार का है। तो द्विस्वभाव राशि बताती है कि वो व्यक्ति या तो यात्रा करते करते अब रुकने का विचार कर रहा है, दुविधा में है, अथवा वो बहुत दिनों से रुका हुआ था और उसको लगता है कि नहीं अब यात्रा करनी चाहिए, तो वो द्विस्वभाव की स्थिति में कहीं। आगे चर्चा। वीर्यो बेता निशि वृष नृयुक कर्क चापा जनक्था हित्वा युग्मं भवनम अपरे पृष्ठपूर्वोदयाश्च। यहाँ ग्रंथ में देवावली और रात्रिवली राशियों की चर्चा आई और इसके साथ ही शीर्षोदयी और पृष्ठोदयी की चर्चा भी आई। ये शीर्षोदयी क्या, पृष्ठोदयी क्या?
ये शब्द क्या बताते हैं? शीर्षोदय किसको कहेंगे, पृष्ठोदय किसको कहेंगे? जब राशि का उदय होगा तो हमें वो शीर्ष दिखाई देगा तो वो शीर्षोदय, और जब राशि का उदय होगा पृष्ठ दिखाई देगा, जो उसका पृष्ठ का भाग आगे आएगा तो उसे पृष्ठोदय कहेंगे। तो राशियों में जो हमने चित्र बना है, जैसे अभी मेष राशि की बात आई, मेष राशि को हमारे यहाँ आचार्य ने पृष्ठोदय कहा है। अभी मैंने आपको जो चित्र एक कौन से नक्षत्र में, अश्विनी और भरणी दो नक्षत्रों के तारों को मिलाकर के मैंने मेष राशि बनाई। तो मुख अश्विनी की ओर था या भरणी की ओर? भरणी में मुख बनाया था मैंने, और उसकी जो पीठ की कल्पना की थी वो अश्विनी में की थी, जिससे हम अश्व का मुख बना रहे थे कल। उससे भेड़ की पीठ की बात हमने कल्पना की हुई है। तो अब आप यह बताइए कि आगे अश्विनी है या भरणी है? पहला नक्षत्र अश्विनी आता है कि भरणी आता है? अश्विनी आता। अश्विनी आता है। तो क्रमशः जब राशियां उदित होती जा रही हैं, तो सबसे पहले किसका तारा ऊपर आएगा, अश्विनी का या भरणी का? जो आगे होगा पहले वही दिखाई देगा ना। हम सर्कल चलाए जा रहे हैं, तो सर्कल में जैसे चढ़ने का क्रम है, तो नंबर 1 से लेकर 27 तक आपने दिया हुआ है। तो जब वो सीधे क्रम में चल रहा है तो एक नंबर पहले ऊपर आएगा ना, ये 2 आएगा? एक ही आएगा। एक आएगा। तो पहले मेष राशि की पृष्ठ का उदय हुआ है, क्योंकि अश्विनी के तारे पहले आ गए। भरणी के तारे बाद में आए, जहां हम मुख की कल्पना कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि पाश्चात्य मत में जो आकृति बताई जाती है उसमें मेष का मुख अश्विनी की तरफ बता दिया जाता है, वो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। हमारे आचार्यों ने मेष राशि को पृष्ठोदय कहा है, वो तभी हो सकता है जब हम भरणी में मुख माने। ऐसे ही जो मिथुन राशि की बात आई, अगर आप पाश्चात्य आकृति को देखते हैं तो आपको मिथुन राशि पैरों से उदित होती हुई दिखाई देगी, हम उसको पृष्ठोदय कहेंगे। लेकिन वास्तव में वो राशि शीर्षोदयी कही गई है हमारे आचार्यों द्वारा। और सगदंश वीणा वाली जो बात की, गदा लिए हुए पुरुष और वीणा धारिणी स्त्री की जो चर्चा है, वो किस प्रकार से तारों में आती है, वो चित्र मैंने आप लोगों को दिखाया भी हुआ है, अलग से भी शेयर कर दूंगा। तो जो राशि उसमें हमने मुख की कल्पना, उसके मस्तक की कल्पना जिस ओर की हुई है, अगर वो तारे आगे की ओर हैं तो ऐसी राशियां शीर्षोदय कहलाएंगी। और जिन राशियों में मुख की कल्पना और पीछे के तारों में की गई है वो पृष्ठोदय कहलाएंगी। मीन को उभयोदय क्यों कहा? मीन राशि उभयोदय क्यों? दो मछलियां हैं और दोनों फिर उल्टे सीधे हैं, इसलिए। हाँ हाँ, तो हमेशा एक का मुख ऊपर आएगा और दूसरे की पूंछ ऊपर आएगी, तो इसलिए उसको उभयोदयी कहा गया है। अब ये शीर्षोदयी इत्यादि का प्रयोग किस प्रकार से हमारे यहाँ किया जा सकता है? जो शीर्षोदयी राशियां हैं उनमें ये जो ग्रह स्थिर होते हैं वो जल्दी फल देने वाले हो। जो पृष्ठोदयी राशियों में बैठे हुए ग्रह होते हैं वो थोड़े विलंब से फल देते हैं। और द्विस्वभाव राशियों, द्विस्वभाव बोल गया, उभयोदयी राशियों में बैठे हुए ग्रह, उनके फल का एक बीच की स्थिति होती है, ना बहुत ज्यादा जल्दी वो फल देंगे, ना बहुत विलंबित करेंगे। अब ये शीर्षोदयी इत्यादि को आप कैसे समझ सकते हैं? हम सब ट्रेन में बैठे हों, आपको पता है कि ट्रेन में जो स्लीपर कोच को अगर हम देखें या जनरल कोच को देखें तो आमने सामने सीट बनी हुई रहती है।
बड़ी सीट रहती हैं वो आमने सामने बनी रहती हैं, और एक फिर वो साइड में आड़ी सीट अलग दिखाई देती है। अब ट्रेन आ रही है, जो इंजन की ओर मुख किए हुए हैं वो सब शीर्षोदयी हैं, क्योंकि वो सिर से उदित होंगे, और जिनकी पीठ इंजन की ओर है वो पृष्ठोदयी होंगे, क्योंकि स्टेशन पे उनकी पहले पीठ चली आ रही है, और जो साइड की सीट पे बैठे हैं वो उभयोदयी है, क्योंकि वो गर्दन करके कभी इधर भी देख सकते हैं कभी इधर भी देख सकते हैं। कोई व्यक्ति रिसीव करने गया है अपने किसी मित्र को, तो ये 3 प्रकार के जो व्यक्ति बैठे हुए हैं इनमें से सबसे पहले कौन देखेगा? साइड बर्थ वाला। साइड बर्थ वाला नहीं, सबसे पहले जिसका मुख इंजन की ओर है वो बिल्कुल ऐसे ही देख रहा है ना, तो वहीं से उसने इशारा कर दिया। तो इसलिए शीर्षोदय राशियों में बैठे हुए ग्रह वो शीघ्र फल करते हुए में दिखाई देती, क्योंकि उस ऐसी ट्रेन में बैठे हुए आ रहे हैं जो सीधी चलती हुई जा रही है, तो हमें उसका फल लेने में पलट के नहीं देखना पड़ता। पृष्ठोदय वाले का क्या होगा कि जब वो ट्रेन आपसे आगे निकल जाएगी तब जाके वो आपको देख पाएगा बंदा, क्या अरे आ गया हमारा बंदा, फिर वो आवाज देगा। तो इसलिए पृष्ठोदयी राशियों में बैठे हुए ग्रहों को कहा कि वो कुछ विलंब से फल करते हैं। और द्विस्वभाव वाले का मैंने कहा साइड बर्थ वाला वो इधर भी देख सकता है इधर भी देख सकता है, तो वो पहले भी कर सकता है वो लेट भी कर सकता है। तो इस प्रकार से उभयोदयी में देखना। एक चीज जो दिवावली और रात्रिवली को क्रम की आती है, हम कुछ इस प्रकार से देखें कि हमारी जो शीर्षोदयी राशियां हैं और इसके अतिरिक्त फिर दूसरे पहले चलिए शीर्षोदयी राशियों को याद करने का एक फार्मूला बताता हूं मैं। कौन कौन सी राशियां शीर्षोदयी देखने में आ रही हैं जो पूर्ण नराकार 4 राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं जो पूर्ण नराकार हैं? मनुष्य की पूरी आकृति जिन राशियों में कल्पित की गई है वो कौन सी है? मिथुन राशि, स्त्री पुरुष, धनु में पूर्ण नर नहीं है, आधा कटा हुआ है, कमर तक ही है। तो पूर्ण नराकार 4 ही राशियां हैं हमारे पास। मिथुन राशि है, कन्या राशि है, इसके अलावा 2 और हैं जिनकी बात अभी आई थी, जो एक की चर्चा हुई थी कि वो दिखता नहीं है लेकिन माना गया है। तुला की बात आई थी, हाँ। और कुंभ राशि में भी हमारे यहाँ घड़ा लिए हुए पुरुष की कल्पना की बात आती। तो 4 राशियां पूर्ण निराकार हैं। इसके बाद और कौन सी राशियां शीर्षोदयी मानी गई हैं? तो वो राशियां जो मनुष्य पर भारी पड़ती हैं। कौन सी 2 राशियां हैं जो मनुष्य के लिए भारी पड़ती दिखाई देंगी? क्या भेड़ हमारा कुछ बिगाड़ सकती या वृषभ से हमें कोई डर लगता? बैल से कौन से डर ज्यादा लगता है? सिंह राशि। सिंह राशि। इसके अलावा एक और है, मकर। वृश्चिक। मकर से डरता मनुष्य, मकर से क्यों नहीं डरेगा? मकर का मुख किसका है? मकर राशि का मुख तो मृग का है। मकर से जो हमें डर रहता है वो तो केवल उसके जबड़े से ही रहता है ना, जबड़ा तो है ही नहीं, बाकी का शरीर है। बिच्छू के डंक से सब डरते हैं, ठीक है। तो ये केवल ट्रिक है याद करने की, ये पूर्ण निराकार 4 राशियां और जो मनुष्य से भारी जो राशियां मनुष्य को जिनसे भय होता है, सिंह और वृश्चिक, ये 6 राशियां हमारी शीर्षोदयी है। इसके बाद मीन उभयोदयी है ही, बची हुई 5 राशियां वो आपकी पृष्ठोदयी हो जाएंगी। अब एक काम और करते हैं, ये जो शीर्षोदय राशियां थी इनमें से मिथुन को बाहर कर दें और उसकी जगह हमने वहां जो मीन थी उसको मिला दिया, मिथुन को दूसरे पाले में भेज दिया, पृष्ठोदयी वाली 5 राशियों के पाले में। तो यहाँ आपकी दिवावली और रात्रिवली हो जाएंगी।
मिथुन राशि जिस ओर गई, चूंकि वो श्रृंगार की ओर संकेत करती है, रात्रि काल की ओर संकेत करती हुई प्रतीत होगी, तो इसलिए वो पूरा वर्ग आपका रात्रि वाली राशियों का हो गया, और दूसरा वर्ग आपका दिवा वाली राशियों का हो गया। अब ये दिवा बलि और रात्रि बलि, इसका उपयोग कैसे? हमारे कुछ काम ऐसे रहते हैं जो हम दिन में कर रहे होते हैं और कुछ कार्य हम रात्रि में कर रहे होते हैं, तो जो जैसे आज हिंदी पट्टी में विवाह संस्कार जो है, पाणी ग्रहण संस्कार, अधिकांशतः रात्रि में ही होता है। तो यदि उस स्थिति में हम रात्रि वाली राशि को देखें तो वो ठीक प्रतीत होती है, लेकिन विवाह के लिए चूंकि मुहूर्त शास्त्र में अलग से बहुत सारे नियम किए गए हैं, वो उसमें नहीं आएंगे। लेकिन साधारण रूप से अगर हम कोई कार्य रात में कर रहे हैं तो रात्रि वाली राशि में उसकी लग्न में करना वो ठीक रहेगा, और दिन में कार्य करते हैं तो दिवा वाली राशि वो ठीक कही गई। तो इस प्रकार से राशियों की विभिन्न संज्ञाएं आई। एक ब्राह्मण आदि वर्ण को लेकर के भी बात आती। द्विजा झषाली कर्कटास्ततो नृपा विशोंग्रजा वरस्य वर्णतो दिका वधू न शस्यते बुधई है मुहूर्त चिंतामणि में विवाह प्रकरण में जब वर्णकूट की बात आती वहां पर कहा गया। सिंपल कंसेप्ट, आप जो उत्तर दिशा की राशियां लेकर के चल रहे थे, उन राशियों को हम ब्राह्मण वर्ण की राशि ले लें तो मीन का जो वर्ग बना 4, 8, 12, तो कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, यह राशियां ब्राह्मण राशियां हो गई, और मेष सिंह धनु ये राशियां क्षत्रिय हो गई। तो इस प्रकार से चारों वर्णों की कल्पना यहाँ पर की गई। इसका उपयोग किस प्रकार से हो सकता है? तो हम कई बार जैसे चोरी के संबंध में प्रश्न हुआ, चोर किस वर्ण का हो सकता है? तो जो लग्न है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस वर्ण की है, तो उससे संबंधित वर्ण का चोर हो सकता है। वर्ण में एक तो हो गया हमारा जो चातुर्वर्ण की बात है। दूसरी एक चीज आती है रंगों को लेकर के, राशियों के कुछ रंगों की कल्पना भी की गई। अब ये इसका खगोल शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। आकाश में कोई राशियां ऐसे कोई रंगीन दिखाई देंगी, ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है। लेकिन फलित की दृष्टि से हमने राशियों के कुछ रंगों की कल्पना की। रक्त गौर शुभ कांति पाटला पांडु चित्र रुचि नील कांचना पिंगल शबल बब्र पांडुरा तुम्बुरा भुवनेशु कल्पिता। लाल रंग मेष राशि का है, इसका स्वामी जो मंगल है उसके आधार पर लिया गया है। इसके बाद गौर वर्ण शुक्र का ऑडियो पिला हुआ है। तो आप जब ग्रहों के वर्णों को देखेंगे तो जैसे मंगल को हमने लाल रंग कहा, तो उसी प्रकार से जो वृषभ का स्वामी शुक्र है वो श्वेत वर्ण का कहा गया, तो गौर वर्ण यहाँ पर आया। शुक्र कांति बुध को हरेपन से जोड़ते हैं, वो मिथुन राशि। यहाँ 3 राशियां लगातार ऐसी गई हैं जिनका वर्ण स्वामी के आधार पर होता है। पाटल गुलाब को कहते हैं, तो गुलाबी रंग चंद्रमा की राशि कर्क का है। कहीं कहीं गुलाबी रंग से चंद्रमा का संबंध जुड़ा हुआ हम पाते भी। कई लोग गुलाबी रंग के कपड़े सोमवार को पहनना पसंद करते हैं, ऐसा देखा गया समाज में। पांडु वर्ण, पांडु शब्द जो है पीता श्वेत, थोड़ा हल्का पीलापन लिए हुए सफेद, ऑफ वाइट जिसको हम कह सकते हैं, हल्का पीलापन लिए हुए सफेद से अगर हम चर्चा करते हैं, पीलापन आपको सिंह में भी दिखाई देगा। जो बाघ है वो तो ज्यादा पीला दिखाई देता है, लेकिन जो सिंह है, बब्बर शेर जो है, वो पूरी तरीके से पीला दिखाई नहीं देता। उसमें कुछ श्वेत वर्ण का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं वो सिंह के रंग को लेकर के वहां पांडु वर्ण लिया गया। चित्र रुचि रंग बिरंगा कन्या राशि का वर्ण है, और कन्या की जब हम चर्चा करते हैं तो रंग बिरंगे की बात सामान्यतः हमारे यहाँ जोड़ी गई है।
आप वस्त्रों में विविध वर्ण की बात हम करेंगे तो महिलाओं को लेकर के विशेष होगी। पुरुष रंग बिरंगा पहनेगा तो लोग कहेंगे अरे ये क्या है, कोई साड़ी का कुर्ता सिलवा लिया क्या। तो एक पैटर्न ही ऐसा हो गया है क्योंकि कलात्मकता से जो संबंध की बात आई थी वहां से भी हम देखें तो वो विविध रंगों के प्रयोग से सीधा सीधा संबंध स्त्रियों का समाज ने जोड़ा हुआ है और वही चीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है। फिर नील वर्ण की चर्चा अगली राशि में की गई, उससे अगली राशि में कांचन स्वर्ण के जैसे वर्ण की चर्चा की गई। अच्छा, नील वर्ण जो है, नील शब्द अत्यधिक काले के लिए भी प्रयोग में आता है, नीले के लिए भी होता है और अधिक काला बताने के लिए भी नील का प्रयोग किया जाता है। तो तराजू को अगर आप देखेंगे तो वो पुराने होते होते वो काला ही हो जाता है, उसका पलड़ा प्रयोग करते करते लोहा अधिकांशतः इसी प्रकार से काला पड़ जाता है। फिर कांचन वर्ण, स्वर्ण जैसा कलर दिया हुआ वृश्चिक राशि का, बिच्छू सुनहला ही तो दिखाई देता है। पिंगल वर्ण की चर्चा आई है, तो ये भी पीलापन की चर्चा धनु राशि में की गई है। यहाँ पुनः राशि स्वामी को ले लिया गया है। फिर शबल शब्द का प्रयोग मकर राशि में, श्वेता हल्का पीला, वो कहीं ना कहीं मृग मुख जो है, मृग का वर्ण यहाँ कल्पना में लिया हुआ है। कुंभकरा वर्ण बभ्रू, जो नेवले के जैसा कलर, अगर कच्चे घड़े को आप देखें तो उसका कलर कुछ कुछ नेवले के कलर से मिलता जुलता हमें दिखाई देगा। मीन राशि का वर्ण पांडु, कुछ ग्रंथों में मलिन मैला लिखा हुआ है, तो वो अगर कपड़ा उसमें थोड़ा पीलापन होगा तो हम उसको मैला ही कहते हैं। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर आती है। इनका भी प्रयोग प्रश्न शास्त्र के दृष्टिकोण से कई बार ऐसा भी होता है कि देखा होगा कुछ लोगों को कहते हैं कि कोई रंग ध्यान करो मैं बताता हूँ, वो ऐसी राशियों से देखते हैं कि उस समय लग्न क्या चल रही है उससे अनुमान लगाएंगे। तो इनके कुछ फार्मूले भी हमारे कुछ ग्रंथों में रहते हैं, कुछ मूक प्रश्नों को लेकर के भी बात आती है जो प्रश्न शास्त्र के ग्रंथों में उनके फार्मूले दिए हुए होते हैं कि व्यक्ति अगर प्रश्न कर ही नहीं रहा है, आ गया और बस ऐसे इशारा इशारा पूछ रहा है मेरी कुछ समस्या आप बता दो, अब मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ, आप बताओ, अपने हिसाब से बता दो, तो ज्योतिषी के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती, कैसे इसका हम समाधान करेंगे। तो उस स्थिति में ये राशियों के वर्ण की चर्चा और भी जो हम चर्चाएं करते हुए आए हैं वो हमें बहुत सहयोग देती हैं। जो दिशाओं को लेकर के बात थी, जो चर स्थिर स्वभाव को लेकर के बात थी, उसमें कुछ मैं आपसे बोर्ड पर बना करके बताऊंगा कि आप यदि याद नहीं होता है तो हम सहजता से कभी भी उनको बना सकते हैं। चर स्थिर द्विस्वभाव को अगर याद करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 4 7 10 नंबर की राशियां चर, 2 5 8 11 नंबर की राशियां स्थिर, और ये द्विस्वभाव राशियां 3 6 9 12। आप सहजता से इसको देख सकते हैं। दिशावार हम उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा इस प्रकार नक्शे पे बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 5 9 नंबर की राशियां मेष सिंह धनु, ये पूर्व दिशा से संबंध रखती है। 2 6 10 क्रमांक की राशियां संबंध रखती है दक्षिण दिशा से, 3 7 11 क्रमांक की राशियां पश्चिम दिशा से, और जो आपकी
4, 8, 12 नंबर की राशियां हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये उत्तर दिशा से संबंध रखती हैं। उत्तर दिशा से संबंध रखने वाली राशियों को ही हमने ब्राह्मण राशियां कह दिया है। ये क्षत्रिय हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस प्रकार हम दिशाओं को सहजता से देख सकते हैं। दिशाओं के साथ ही हम ब्राह्मण आदि वर्णों को भी जोड़ करके देख सकते हैं। तो सिंपल अब कुछ प्रश्न कर लेता हूं उस समय में। स्त्री और पुरुष का विचार कैसे कर रहे थे हम? जी, स्त्री पुरुष का विचार कैसे कर रहे थे? समराशि विषम राशि। सम माने क्या और विषम माने क्या? मतलब पुरुष, विषम मतलब पुरुष और सम मतलब स्त्री। ठीक है। विषम राशि पुरुष राशि और क्रूर कहला रही हैं, और सम राशियां वो स्त्री राशि कहला रही हैं, और सौम्य भी कहला रही हैं। चलिए, कल एक चीज मैंने आपसे की हुई थी, राशियों के स्वामियों का निर्धारण किस आधार पर हुआ है, कुछ चर्चा की थी राशियों के स्वामियों को लेकर, वो कैसे बने। होरा के क्रम से या हमारे कक्षा के क्रम से जिस प्रकार से लिया गया था, राशियों के स्वामियों के लिए भी होता है। मैं उसको बता देता हूँ बोर्ड पर ही। आप कक्षा क्रम कोई सा भी लें, हम भू केंद्रित कक्षा क्रम भी लें तो केंद्र में तो पृथ्वी है, उसके बाद चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद कौन था? बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद मंगल, मंगल के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि। कोई से भी कक्षा क्रम से लेकर के आप चलेंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ मान्यता है कि सिंह से लेकर 6 राशियों तक सूर्य का आधिपत्य कल्याण वर्मा ने सारावरी में कहा हुआ है, और कर्क से विलोम क्रम में 6 राशियों पर चंद्रमा का आधिपत्य कहा गया है। अब ये राजा रानी भी दिनेश चंद्र राजा, अभी आप जब ग्रहों के विषय में देखेंगे समय बाद निकलेगी। तो एक कथानक के रूप में अगर हम देखें कि राजा रानी दोनों के पास 6 महल थे, और उन्होंने तय किया कि हम 6 का प्रयोग करके क्या करेंगे, हमें तो एक एक पर्याप्त है, अपने पास रख लेते हैं। ये चंद्रमा ने लिया, ये सूर्य ने लिया, अब बचे हुए हम बांटते हैं। तो दिनेश चंद्रऊ राजानऊ सचिवऊ जीव भार्गवऊ कुमारो विद कुजो देता प्रेष्यस तपन नंदरा। तो सूर्य और चंद्रमा तो राजा हो गए, और गुरु शुक्र ये दोनों सचिव कहे गए, मंत्री कहे गए हैं, और जो बुध है वो राजकुमार कहा गया, मंगल सेना है, और शनि को दास कहा गया। राजा रानी को सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? पुत्र से। राजकुमार पुत्र से होगा ना, राजकुमार से। बुध, कन्या का स्वामी भी बुध है, इधर से सूर्य ने दिया, इधर से चंद्रमा ने मिथुन को दिया, दोनों का स्वामी बुध। कक्षा क्रम से भी देखिए, हम चंद्रमा को नहीं गिन रहे हैं, हम सूर्य को नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि इनने तो अपने स्थान ले लिए। अब
क्रमशः गिनने पर बुध आता, बुध के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद में मंगल है, मंगल के बाद गुरु है और अंत में है शनि। और इस कथा के माध्यम से भी अगर हम देखें तो सबसे पहले पुत्र, पुत्र के बाद में सचिव में भी शुक्र जो कि थोड़ा आकर्षक रहना पसंद करता है, और जबकि गुरु में गंभीरता है तो गुरु पीछे रह गए, सादा हैं जो, और जो तड़क भड़क वाले जो सचिव हैं वो आगे दिखाई देगा। उसके तुरंत बाद सेनापति का ध्यान आता है राजा को, और सेनापति के बाद में फिर लगता है ये गुरु जी तो पीछे रह गए थे तो उनकी तरफ आते हैं, और आखिरी में उनका जो सेवक है शनि। दोनों राजा और रानी मकान उसको देते हैं। तो शनि की दोनों राशियां एक साथ क्रम से मकर और कुंभ आती है। तो कहीं ना कहीं यह जो चक्र पूरा हमारा निर्धारित हुआ है, राशि स्वामी किस प्रकार से माने गए हैं, तो ये जो हमारा कक्षा क्रम है ग्रहों का, वही इसका मूल आधार था। अभी आज की कक्षा से आप लोगों को अभी कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। गुरु जी, आज का विषय हमको रिवाइज करना हो तो जो ग्रुप में पीडीएफ आई है उसमें सब ये है क्या? सब पूरा मिलेगा, इसीलिए वो पहले ही शेयर कर दिए। और यहाँ और ज्यादा गति लेने की, अन्य विषयों को और लेने की मैंने कोशिश भी नहीं की है, क्योंकि ये सब रटने वाले हैं। जो लोग पहले से ज्योतिष को जान रहे हैं उनके लिए तो बहुत सारी चीजें याद होंगी, लेकिन जो प्रवेश ही कर रहे हैं उनके लिए ये सब चीजें रटनी है। इसलिए मैं बीच बीच में दोहरा भी रहा था उसको। ठीक है, कोई और? राशियों से संबंधित जो सामान्य चर्चा थी वो यहाँ पर हमने की हुई है। आगे जो कक्षा होगी वो आपके ग्रहों को लेकर के होगी। राशियों में कुछ विशेष बिंदु बचे हुए हैं जो अग्रिम कक्षाओं में आपको आएंगे। नवमांश इत्यादि की चर्चा जो षड्वर्ग की है, वो भी कुछ गणित वाला अंश भी आप लोगों के लिए आएगा, क्योंकि जैसे आपने आज लग्न की बात की, तो अन्य में भी वही स्थिति बनेगी कि आप बिना थोड़े से गणित को लिए हुए, बिना थोड़े से खगोल को देखे हुए आगे बढ़ नहीं सकते। जी, किसी और का कोई जिज्ञासा हो? मुझे खगोल शास्त्री जैसे कल कक्षा हुई थी पूरी, तो वो मैटर भी उस बुक में है या उसके लिए अलग से कोई देखें? परिभाषाएं हैं, जो परिभाषा में बीच बीच में मैंने क्रांति वृत्ति इत्यादि का उल्लेख किया था, वो सब इसमें है पीडीएफ में। आचार्य जी जी आचार्य जी, ये जैसे कि आपने बताया कि स्थिर लग्न और चर लग्न होते हैं, तो मान लीजिए कृषि है, तो कृषि के लिए जैसे कल जो आचार्य जी उन्होंने बताया था कि वो उसका भी संहिता के द्वारा किया जाता है, शोधन किया जाता है मुहूर्त का, उसमें कौन से लग्न को बेहतर माना जाता है? कृषि में लग्न को लेकर के बात हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं स्थिर की बात इसलिए आएगी कि जब हम मुहूर्त शास्त्र में नक्षत्रों और वारों की संज्ञाओं को देखते हैं, वहां भी स्थिर संज्ञा, चर संज्ञा दी गई है। तो उत्तरा त्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवम स्थिरम तत्त स्थिरम बीज गेह शांत्या रामादि सिद्धये। नक्षत्र प्रकरण मुहूर्त चिंतामणि का उसमें दूसरा श्लोक है। पहले श्लोक में तो स्वामी बताए गए हैं नक्षत्रों के, और दूसरे श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक ये 7 वार और हर वार के साथ साथ कुछ नक्षत्र दिए हैं, उनकी संज्ञा दी गई है। तो वहां ध्रुव या स्थिर संज्ञा दी गई है तीनों उत्तरा और रोहिणी की और उनके साथ साथ रविवार की। और वहां कहते हैं कि स्थिर संज्ञक गण के नक्षत्र में या स्थिर वार में कौन से काम करने चाहिए, तो उन्होंने कहा तत्र स्थिरम, वहां स्थिर कार्य करने चाहिए। उदाहरण क्या देते हैं? पहला उदाहरण है बीज। बीज बोने का कार्य वो स्थिर
में किया जाना नक्षत्र या वार के आधार पर कहा गया है। कहीं ना कहीं कंसेप्ट ये है कि हम कई बार देखते हैं कि खेत कुछ ढलान वाला है और यदि तेज बारिश हो गई बीज बोते से तो क्या होगा, तो सारे के सारे बीज बहते हुए नीचे आकर एक तरफ समेट जाते हैं और फिर वो आड़े टेढ़े एक ही जगह झुंड बना के उग गए, सब फसल बेकार हो जाती है। तो बीज हमारा स्थिर रहे वो कल्पना है। हाल में स्थिरता वाली बात नहीं आई है, लेकिन बीज वाले कार्य में तो कृषि में देखिए सारे सब अलग अलग हैं। हल चलाने का कार्य अलग होगा, बीज वपन का कार्य अलग है, कटाई का कार्य अलग है, उसके बाद में जो थ्रेसिंग का कार्य वो बिल्कुल अलग जा रहा है। कण मर्दन करके हमारे यहाँ मुहूर्त शास्त्र में कहा गया, उसके मुहूर्त भी बताए गए। आप मुहूर्त में जो धान्य छेदन के मुहूर्त आए तो उसमें कैसे कैसे नक्षत्र पसंद किए गए, तीक्ष्ण गण वाले, जिन नक्षत्रों की तीक्ष्ण संख्या है, क्योंकि जो तीखी चीज से ही तो वो काटे जा सकते हैं। उसके अतिरिक्त कृत्तिका नक्षत्र उसकी आकृति छुरी जैसी कही गई है, तो वहां से उस कल्पना से उसको जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से पूरा कृषि का एक पैटर्न हमारे यहाँ नक्षत्र को लेकर के चर्चा जो होती है मुहूर्त शास्त्र में वहां पर दिया हुआ, सबके अलग अलग मुहूर्त पूरी प्रक्रियाओं के दिए हुए। जी धन्यवाद। चलिए और किसी को कोई, क्योंकि अपने पास अभी समय बचा हुआ है। या कल की कक्षा को लेकर के कुछ जिज्ञासा आपके मन में रही हो, वहां से कोई प्रश्न हो। गुरुजी ये जी बोलें। गुरुजी आपने ये जो करण करण जो आपने बताया था 7 करण होते हैं, थोड़ा सा वो थोड़ा समझ में नहीं आता। जी करण, क्योंकि उस समय भार्गव सर आ चुके थे तो मैंने संक्षेप में ही चर्चा करके छोड़ दी थी। तिथ्यर्थम करणम, तिथि का आधा भाग करण कहा जाता है। तो वो किस प्रकार से होता है, हमने पूरे शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की तिथियां 15-15 ली, सबके 2-2 भाग कर दिए। तो जो 4 स्थिर करण हैं वो किस प्रकार से चलेंगे कि अमावस हम सेंटर में रखें, अमावस्या में दोनों स्थिर करण रहते हैं और उससे एक पहले और एक बाद में स्थिर करण है। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से भव बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि, विष्टि को हम भद्रा के नाम से जानते हैं और बहुत डरते भी हैं कि भद्रा तो नहीं है। कोई भी शुभ कार्य में हम देखते हैं कि भद्रा नहीं होनी चाहिए, तो वो विष्टि नामक करण है। तो ये 7 जो करण होंगे अब क्रमशः आते चले जाएंगे। मैं एक छोटा सा यहाँ पर बना देता हूँ, उसके बाद पूरा चार्ट आपको मुहूर्त शास्त्र जो दूसरी पुस्तक है उसका PDF कुछ दिन हम शेयर करेंगे, उसमें बना हुआ मिल जाएगा। जी एक आवृत्ति तक मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये कृष्ण पक्ष है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, इस प्रकार से हमने ली और सब में हम 2-2 भाग कर लिए। एक पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है। यहाँ पर स्थिर करण ही है, हम इसको अभी नहीं गिन रहे हैं। चर करण को देखते हैं हम। वव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि, एक आवृत्ति पूरी हो गई। अब पुनः वव करण आ जाएगा, फिर उसके बाद बालव आ जाएगा, फिर कौलव आ जाएगा, फिर तैतिल आ जाएगा और इनके सबके फल अलग अलग देखे जाते हैं। ये 2 आवृत्तियां यहाँ पर मैंने बताई हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
तो कुल 8 बार इनकी आवृत्ति होगी, इसलिए इन करणों को चर कहा जाता है। जबकि आप देख रहे हैं ये फिक्स है इसका स्थान, भद्रा विष्टिकरण चतुर्थी के उत्तरार्ध में ही आएगी सदैव, कभी भी पूर्वार्ध में नहीं आ सकती, वो फिक्स है। लेकिन ये चूंकि 8 बार आ रही है रोटेट होके, इसलिए इसको हमने चल करण कह दिया है। और वो जो करण केवल 4 बार, केवल 1 बार ही आते हैं, उनको हमने स्थिर करण कह दिया है। और मुहूर्त शास्त्र में इनका औचित्य अधिक है। अच्छा, हाँ, गणित की दृष्टि से उतना नहीं है। मैंने कल शंकरवाल दीक्षित जी को कोड भी किया था। उन्होंने कहा हुआ है कि कुछ लोगों का कहना है कि करण की अवधारणा क्यों की गई, इसकी आवश्यकता क्या थी, जब तिथि है, तिथि का आधा ही तो है करण। तो उन्होंने लिखा कि भाई करण तो फिर भी बताता है कि आधा रास्ता पूरा हुआ है। चंद्रमा की कला में जब हम परिवर्तन देख रहे हैं, तो भाई वहां पर एक कला से दूसरी कला जाने में अभी आधी कला तक वृद्धि हो गई है, पूरे टोटल वहां नहीं हुआ। वो अगर 8वीं कला की ओर जा रहा है तो 7.5 कला हो गई, इतना तो पता चल रहा है। लेकिन योग जो है वो कुछ भी नहीं बताता, केवल सूर्य और चंद्रमा को जोड़ा, उनको जोड़ने के बाद 360 से ऊपर नहीं होना चाहिए, उतना देख लिया, और हमने 27 का भाग लगा दिया, और उस आधार पर देखते हुए वो विष्कंभादि योग वहां पर लिए हुए हैं, और नाम के आधार पर उनका फल कहा गया है। लेकिन खगोल की दृष्टि से किसी खास बात को योग बता रहा है क्या, बोले बहुत ज्यादा कुछ वो बताता नहीं, उससे स्पष्टता नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि योग महत्वपूर्ण नहीं होते तो उनको पंचांग में रखा क्यों जाता। मुहूर्त शास्त्र की दृष्टि से उसका बड़ा महत्व है। व्यतिपात और वैधृति कहीं ना कहीं इनका सूर्य की क्रांति, सूर्य और चंद्रमा की क्रांति से लेकर के संबंध आता है कि जब क्रांति साम्य दोष होता है, सूर्य और चंद्रमा की क्रांति मतलब जो भूमध्य रेखा से उनका उत्तर या दक्षिण में होना वो समान है, या एक ही दिशा में एक साथ हो जरूरी नहीं है, उनका जो डिजिट है वो समान होना चाहिए। भले ही एक उत्तर में 12 डिग्री है, एक दक्षिण में 12 डिग्री है, लेकिन उनकी क्रांति दोनों की समान हो रही है, तो उसको क्रांति साम्य दोष कहा जाता है। विवाह में इतनी निंदा उस क्रांति साम्य दोष की गई है कि काशीनाथ जो बनारस के रहने वाले थे, उनका शीघ्रबोध करके ग्रंथ है, तो वहां एक पद आता है, तो क्रांति साम्य में विवाह यदि होगा तो जो कन्या है वो विधवा होगी, और वहां कहते क्या है, ईशस्य दुहिता यदि, स्वयं महादेव की बेटी ही क्यों ना हो, क्रांति साम्य में उसका विवाह हो तो वो विधवा होगी, इतना उसका दोष कहा गया। तो ये क्रांति साम्य दोष जब बन रहा होता है कहीं ना कहीं, उसी समय आपको वो एक बार में वैधृति और एक बार में व्यतिपात नामक योग दिखाई देते हैं। तो इनका संबंध कुछ कुछ तो है, लेकिन सीधा न होने के कारण उसको थोड़ा कुछ लोगों ने जैसे दीक्षित जी ने उसको थोड़ा साइडलाइन किया है। लेकिन मुहूर्त शास्त्र में बिना योगों के हम चर्चा कर ही नहीं सकते। एकार्गल दोष है, उसमें भी योगों की चर्चा आती है, खारदूर दोष जिसको कहते हैं। विवाह लग्न के 21 दोषों की चर्चा है, तो उनमें 2-3 का सीधा सीधा संबंध ये योगों से ही चला आ रहा है। तो 5 अंग महत्वपूर्ण हैं। पहले राशियों के संबंध में जो सामान्य चर्चा थी, राशियों के स्वरूप को लेकर के जो चर्चा थी, एक बार आप पुस्तक को अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि ये चीजें जो पहले से पढ़े हुए नहीं है उनके लिए बहुत सी चीजें याद नहीं होंगी सहज में, तो आपको थोड़ा उनको हृदयंगम करना और उनको बिठा लेना बहुत जरूरी इसलिए है कि आप आगे अगर फलित में बढ़ना चाहते हैं तो ये ककहरा है ज्योतिष का। ये वर्णमाला समझिए आप, राशियों के स्वरूप को, ग्रहों के स्वरूप को। अगर जी हाँ सर, किताब पढ़ के ये सब चीजें, किताब पढ़ के से ये नहीं समझ में आएंगी, आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो तभी काफी अच्छी तरह समझ में आएगी। सर बुक कौन सी बताई आपने? बुक कौन सी बताई? जो कल पीडीएफ शेयर किया है आपसे। अच्छा जी 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 सर, ये जो क्लासेस आप ले रहे हो मतलब इसकी हमें रिकॉर्डिंग मिल सकती है? अगर हम रिपीट हम बार सुनेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। रिकॉर्डिंग आज आएगी, जो उस पे यूट्यूब पे अपलोड हो गई होगी अब तक, क्योंकि वो टाइम लेती है ना। हाँ जी। वीडियो कुछ अपलोड होने में,
जी उस जी वजह जी से समय लग गया, नहीं तो आज दोपहर में हम आपको शेयर कर चुके होते। ठीक है, इससे होगा ना कि हम क्लास को बार बार सुनेंगे तो हमें वो रिवीजन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। आचार्य जी नमस्कार, मेरा एक निवेदन था। जी जी मैं पंडित विनोद कौशल शर्मा जम्मू से बोल रहा हूँ। जी जी, एक्चुअली जो क्लास का टाइम है वो मैं मंदिर में पूजा करता हूँ तो उसका टाइम भी 7 से 9 ही है, लेकिन फिर भी मैं 8, 8:15 तक खत्म करके जल्दी जल्दी आता हूँ, लेकिन पूरा नहीं सुन पाता हूँ। जी जी तो ये मेरी भी यही आपसे निवेदन था कि रिकॉर्डिंग मिल जाती तो अच्छा था, लेकिन रिकॉर्डिंग आप बता रहे हैं देंगे, कि रिकॉर्डिंग देंगे। यूट्यूब में डाल रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि मैं टाइम से नहीं ज्वाइन कर पाता हूँ। तो मैं 8, 8:15 कितना भी जल्दी करो 8:15 बज ही जाता है जी बंद करते करते। एक तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। रिकॉर्डिंग आज की तो हम हमारी ओर से विलंबित हुई, लेकिन उससे हाँ पहले जी, हम जानबूझ के नहीं दे रहे थे। मैंने कहा भी था ग्रुप में कि हाँ जी, हाँ पहले जी। से अगर रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो थोड़ा एक प्रमाद आता है। यार ये नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग आप लास्ट में दीजिए, लेकिन चलेगा, आप लास्ट आखिर में भी दे सकते हैं। हाँ, लाइव क्लास की तो बात अलग है ना, वो तो होनी है ही है। और दूसरा, हम लोगों की जो सबकी आदत है, हमें थोड़ा हूंका सुनने की आदत है। जैसे हाँ किस्सा गोई में रहता था ना कि हूंका सुनना, कि सामने वाला कुछ बोले, तो जब तक हाँ, आप रिप्लाई लोगों करे। में संवाद नहीं होता तो हम लोगों को लगता है कि सब सो रहे हैं, कोई सुन रहा है कि सॉरी, नहीं सुन बिल्कुल रहा सही। है। तो जी आचार्य। इसका एक अलग आनंद है भाई। आप लोग बीच में जैसे टोक भी देते हैं, कोई प्रश्न होता है तो उससे कई बार हम लोगों को भी नई दृष्टि मिलती है, जो आगे की कक्षाओं में हमें काम में आने वाली होती है। जी तो आचार्य। बहुत बढ़िया है। और सब लोग उपस्थिति जरूर अपनी रोज की भांति जी सर। लिख करके कर दीजिए, नाम लिख करके उपस्थिति प्रेषित कर दीजिएगा। सर बड़ी और टेक्निकल चीजें पता लग रही हैं जो हमें पहले पता ही नहीं थी, मतलब बड़ी सारी चीजें नई नई पता लग रही है अच्छा, अच्छे से। हाँ और आचार्य जी आपके समझाने का, ब्लैक बोर्ड में एक एक तारीख को पॉइंट वाइज बताने का, वो सीधा दिमाग में बैठ जाता है। चाहे एक ही बार देखो तो वो सीधा उसमें अच्छा लग रहा है, हमको अच्छे से समझ आ रहा है। अब प्रयास तो हमारा यही रहता है कि हम किसी चीज को कितना सरल से सरल कर सकें। अब उसमें कितने सफल हो पाते हैं वो अलग विषय है, लेकिन पूरा प्रयास रहता है। गुरुजी एक बात बताना चाहती हूँ। जी मेरी बहन अभी उसने एडमिशन ली है, लेकिन वो उसको आगे का क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो वो वही बोली है कि अभी तो मैंने पे कर दिया है। जी हाँ, अब दोपहर को भी मेरी आपसे बात हुई थी। हाँ 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 हाँ। नहीं तो उनका प्रक्रिया हो गई है क्या? हाँ, उनकी प्रक्रिया हो गई है। हाँ, क्योंकि 4 बजे तक देखा था मैंने, फॉर्म वगैरह उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं, वो कहीं बाहर थे तो इसलिए उन्होंने बाद में लिया, और एक थे वो, उनसे बात हो चुकी है शायद आप लोगों। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो काफी 22 साल से प्रैक्टिस करे, उनकी भी बात। तो मैंने वो जो एक बात कही थी कि वो केवल एक लेटर लिख करके वो कर दें, तो वो प्रक्रिया जरूर कर दें वो, क्योंकि थोड़ा 1-2 दिन के विलंब से जुड़ रहे हैं, तो हमारे पास वो होना चाहिए कि छात्र ने इच्छा व्यक्त की है। ठीक। अच्छा जी बिल्कुल। तो मिलते हैं कल, कोई ना कोई आचार्य तो मिलेंगे ही। तो अच्छे से पढ़ते रहें और इस जीवंतता बनाए रखें। ठीक है जी। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। प्रणाम।